जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को जो भी करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं हैं वो सभी घटनाओं को आज एक बारी बारी करके हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आप कितने तथ्य आप तैयार कर रखे हैं और कितने तथ्य और आपको तैयार करने आवश्यक है। तो सारा बिंदुओं को हम एक एक लेकर आपको आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक। उम्मीद है आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें तैयार कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग तो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा, मुझे इतना विश्वास है। और हम इतना जानते हैं कि अगर ईमानदारी से कोई का प्रयास किया जाए तो विश्वास रखिए, हो सकता है आपको तात्कालिक लाभ ना मिले, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। विश्वास रखिए, आप बिल्कुल, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता और आप ज्ञान का उपयोग करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आवश्यकता आज है 5 साल बाद मिलेगा तो क्या फ़ायदा। तो ध्यान रखिएगा, आवश्यकता आज आपकी है, वो आवश्यकता अपने आप को ट्रांसफार्म करके 5 साल आगे ले जाएगी और आपको उस समय एहसास होगा कि नहीं, आवश्यकता तब नहीं थी, आवश्यकता अब है। क्योंकि आपको लगता है और आपके लगने से इस सृष्टि का संचालन नहीं होता, सृष्टि के संचालन से आप निर्धारित होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, कई लोगों की बहुत सारी तकलीफ है, अरे सर बहुत दिक्कत हो रही, बहुत जल्दी, जो नहीं, बहुत जल्दी नहीं, बहुत अच्छा करने का प्रयास करें, जल्दी तो अपने आप हो जाएगा। विश्वास रखिए, ईमानदारी से किया गया प्रयास ईश्वर भी देखता है ना। और हम सब उसी को मानने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यस, चलें अपना शुरू करना सेशन। बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। कुछ लोग तो बहुत मेहनत से कर रहे हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं, और जो लोग समझ गए होंगे किन के लिए हम कह रहे हैं, सैल्यूट ऑल ऑफ यू। चलिए बिगिन करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए। कल का सवाल था, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा। देखिए मैं कलर लेकर आ गया हूँ, ढेर सारे कलर से आपको समझाता हूँ। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी। तो आपको अच्छे से पता, बांग्ला सेकंड नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, नंबर 1 पे हिंदी है, नंबर 2 पे। समझ में आ गया? चलिए आज का पहला बिंदु। यस, आज बहुत ज़्यादा बिंदु नहीं है क्योंकि घटनाओं का प्रक्रम कम रहा, तो हम उतनी ही घटनाएं लेकर आना जितना परीक्षा के लिए आवश्यक है। और जहाँ वीकली रहा, बहुत जल्द आपको वीकली मिल जाएगा। त्यौहार होने की वजह से वीकली आप प्रिपेयर नहीं हो पाया। और हम वैसे भी हम आपसे बता चुके हैं, हम प्रोफेशनल लोग नहीं हैं कि वो हमारा व्यवसाय है, हम ऐसा करेंगे ही करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए, उसके लिए नहीं। हम प्रोफेशनल के साथ साथ इमोशनल भी हैं और हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और उसमें हमारा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। हाँ, वीकली मिल जाएगा, आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक। चलिए शुरू करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। एडीबी ने वित्तीय नियमन हेतु किसे ऑब्जर्वर के रूप में नामित किया? तो नोट करेंगे, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑब्जर्वर के रूप में एनजीएफएस को निर्मित किया। ये क्या है? तूफान निगरानी, बाढ़, सूखा प्रबंधन, कोविड-19, जितनी भी चीज़ें हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एनजीएफ को ऑब्जर्वर के रूप में लॉन्च किया। तो ज़रा पूरी ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज एनजीएफएस। अब आया समझ में? एनजीएफएस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस, है ना, को एशियाई विकास बैंक ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। एडीबी बैंक ने अपने कॉरपोरेट रणनीति द स्ट्रेटजी 2030, आपको नोट करके पूछ सकता था, स्ट्रेटजी 2030 किसका लोगो है? तो एडीबी का लोगो है। जैसे कि जलवायु और आपदा, लचीलापन का निर्माण करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना, अगला है क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और शासन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आदि को पूरा करने के लिए नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो एनजीएफएस को ऑब्जर्वर के रूप में रखा कि जहां अगर कहीं पर कोई ऐसी असुविधा होती है तो उसके लिए एक लचीला, फ्लेक्सिबल एक रूप तैयार करिए और हमें उसकी रिपोर्ट दीजिए, हम उसे इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। चलिए इनको गौर से देख लीजिए, जब से हम पढ़ रहे तब से यही बने हुए हैं और आप अच्छे जानते हैं व्लादिमीर पुतिन। और फिर जीत गया बंदा, अरे अब तो बहुत लंबी पारी खेलेगा। रूस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? तो भैया यही बने हैं, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक देश में इतना लंबा कार्यकाल, और हमारा मानना है ऐसा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए
किसी व्यक्ति को 5 साल में आप इतने बड़े देश में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। किसी को परिवर्तन के लिए एक निश्चित पहले एक आधार तैयार करना पड़ता है और उसके लिए एक पीढ़ी का अंतर चाहिए, एक पीढ़ी के सोच बदलना होगा। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा करने वाला है तो उसे कम से कम 15 से 20 वर्ष का समय चाहिए, क्योंकि जब वो मान लीजिए कोई किसी बड़े पद पर बैठता है और एक लड़के की उम्र 7 साल है तो अभी तो इनोसेंट है ना, 15 वर्ष बाद वो 22 साल होगा। इस 5 साल वाले 7 साल वाले पे जो इन्वेस्टमेंट, यही हमारे समाज की संभावना है, यही विडम्बना है। हमें तत्काल लाभ दिखाई देना चाहिए। गाँव में हमने सुना होगा, हम अपने के देखी बात के पता नहीं क्या हुई, और इसी चक्कर में हम अपने देश को ले डूबे। कोई नीति अगर 7 साल के बच्चे के ऊपर आज लागू की गई तो आज से 15 साल बाद वो नीति आपको प्रतिफलित होगी, लेकिन आपको तो तुरंत की आदत हो गई है ना। हमें तुरंत चाहिए और तुरंत हमें केवल गुलामी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन को एक अच्छा वो मिला 1992। अब आप अच्छे जानते हैं, सोवियत संघ के विघटन से के बाद जो रूस की स्थिति थी उसे अगर किसी बंदे ने रोका है तो वही व्लादिमीर पुतिन है, और चेचन्या विवाद को ख़त्म करने का श्रेय इसी बंदे को जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक निश्चित, लेकिन बार बार कर काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। आप उसकी आलोचना करिए कामों की, गलत काम को उसको समझाइए, लेकिन उसे काम करने दीजिए, है ना। चलिए अगला से SAP किस देश की कंपनी जिसने ग्लोबल भारत कार्यक्रम को ओवरटेक किया है। ओवरटेक का मतलब ये समझना, ओवरटेक का मतलब उसमें अपनी सहभागिता प्रदर्शित करने का मंशा प्रदर्शित किया, यानी वो अब भारत में जो भारत कार्यक्रम है, ग्लोबल भारत कार्यक्रम में हिस्सेदारी प्रदर्शित करेगा। तो सैप कंपनी कहाँ की, जर्मनी की है भैया। आप जर्मनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख कर हमें देंगे। सैप ने भारतीय MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया। किसने शुरू किया, जर्मनी के। इस कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। SAP इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSMEs को अपने उद्यम संसाधन नियोजन से जोड़ेगा। क्या करेगा, उद्यम संसाधन केंद्रों से जोड़ने का प्रयास करेगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, जरा गौर से फिगर को देखिए। यस, चर्चा में लिंडेन ने, नोट करेंगे, चर्चा में लिंडेन ने अपने खेल प्रक्रम से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस खेल से जुड़े हैं, तो फिर से नोट करेंगे। लिंडेन ने अपने खेल प्रक्रम से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े हैं, तो वह खेल है बैडमिंटन। क्या है, बैडमिंटन। तो इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक, यानी चीन ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने चीन के हैं, खेल से अपनी सेवानिवृत्त दैट इज रिटायरमेंट की घोषणा की। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग, 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। अच्छा इनका करियर रहा, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहाँ के लिंडेन, चीन के हैं, और इन्होंने अपने खेल प्रक्रम से संन्यास लेने की घोषणा करी है ना। चलिए अगला है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। फिर से नोट करें, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन किसके द्वारा संचालित किया गया, तो ये शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे MHRD हैं, है ना, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। हैकथॉन MHRD AICTE CSIR की एक संयुक्त पहल। नोट करिए, AICTE का फुल फॉर्म आपको लिखें, दूसरा CSIR का फुल फॉर्म लिखें और लिखकर CDAC, MyGov, स्कोर्डिंगर एंड चेकएक्सॉन जैसे भागीदार द्वारा समर्थित है, यानी ये लोग इसके स्पॉन्सर्ड हैं और ये काम किया गया है ताकि जल्दी जल्दी कोविड-19 की एक दवा विकसित की जा सके, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यस बहुत अच्छा ये पॉइंट है, चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। नोट करेंगे, चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया,
तो जवाब है 4 जुलाई को। कब मनाया गया? 4 जुलाई। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार, नोट करेंगे, जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब सहकारिता है क्या? सही शब्दों में कहा जाए, लोगों को एक मंच पर लाना और एक दूसरे की सभ्यता संस्कृतियों से परिचित कराना। सहकारिता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि जरूरी नहीं कि 4 जुलाई को ही मनाया जाएगा, ये हमेशा कब मनाया जाएगा? जुलाई के पहले शनिवार को। संयोग है कि इस बार 4 को पड़ेगा तो 4 तारीख को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रखी है। तो कोप्स मतलब कोऑपरेटिव ऑपरेशंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये है इसका थीम, है ना। चलिए अब इनको जल्दी से देख लीजिए और हमारा सेकंड लास्ट हो गया टॉपिक। यस, चर्चा में सुखबीर सिंह संधू किस संस्था के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल विस्तार किया गया? और इस समय जितने भी कार्यकाल विस्तार किए जा रहे हैं आप अच्छे जानते हैं केवल कोविड-19 की वजह से, है ना। तो ये हैं NHI के अध्यक्ष, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। इनका कार्यकाल विस्तार दिया गया है 6 महीने की। आप अच्छे जानते हैं कोविड-19 की वजह से इस समय किसी को भी नए पद का सृजित करके बिठाया नहीं जा रहा। तो ये हैं NHI के अध्यक्ष, समझ गए ना। ये है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आप तक पहुंचाने। अब आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको एक एक करके हम पढ़ा रहे हैं, आप नोट करते चलिए। अपस्पा नोट करेंगे, इसको अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा और कस के रट लीजिएगा, बहुत पेपर में आ चुका है। अपस्पा में इसका पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने दिसंबर तक यानी 2020 दिसंबर तक के अनुसार पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों के साथ, है ना। अगला अपस्पा का फुल फॉर्म नोट करें, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। नोट करेंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अपस्पा बहुत पूछा गया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नोट कर लिया, हाँ 1958, दैट इज अपस्पा। अब क्या है देखिएगा, 1958 में शुरू हुआ एक अध्यादेश के माध्यम से। जरूरत क्या थी? उपद्रवग्रस्त मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेना को कार्रवाई में मदद के लिए पारित किया गया था। यानी सही शब्दों सेना को खुली छूट थी कि आप संशोधन करिए अच्छे से। वर्तमान में कहाँ कहाँ लागू? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तिरप, चांगलांग, डोगनी अरुणाचल प्रदेश के वो राज्य हैं जहाँ पर चीन अपना दावा करता है, खासकर तिरप को लेकर। प्रावधान क्या है अपस्पा के? केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है, जैसे कि इस समय अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया। सुरक्षा बल का अधिकार, संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। साथ ही व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इसी का विरोध हो रहा है ना। चलिए आज देश लेते हैं कौन सा? ब्रुनेई। हमने कहा था ना अब बहुत कुछ अच्छे तरीके से बदल कर मिलेगा। चलिए बदल कर बात करते हैं। ये देश है ब्रुनेई और ब्रुनेई के बारे में पूरा आज आपको बताएंगे हम। ब्रुनेई राजधानी है बंदर शेरी बागवान, मुद्रा है रिंगिट, शासक है हसनैल बोल्कियाह। नोट करेंगे हसनैल बोल्कियाह और ये है वहाँ का झंडा। उम्मीद है आपने नोट किया होगा, है ना। चलिए आज आपके लिए अभ्यास का प्रश्न बहुत बढ़िया हम लेकर आए, उम्मीद है आप हमें जवाब देंगे। चर्चा में किस देश के साथ भारत ने LPG हेतु समझौता किया? नोट करेंगे, चर्चा में किस देश के साथ भारत ने LPG हेतु समझौता किया है? ऑप्शन है आपके लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इनमें से किस देश के साथ LPG के लिए समझौता हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में हमको देना है। उम्मीद है आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से तैयार किया होगा और अच्छे से ही आप हमको इसका जवाब भी देंगे। और उम्मीद है आप इनको तैयार करते चलेंगे। रोज़ रोज़ अगर हम लोग करते चलेंगे तो एक समय आएगा कि हमारे पास सारा कुछ होगा और परीक्षा के दौरान हमें बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं। और अगर जा भी रहे हैं तो बहुत अच्छे हम करके आएंगे और वहाँ करके आने के लिए ही ये सारी जद्दोजहद है। और इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। आप मेहनत करिए, हम ढूंढ के अच्छी चीज़ें लाते हैं, आप ढूंढ के अच्छी तैयारी करिए। कूड़ा पढ़ने से अच्छा है अच्छा पढ़ा जाए, है ना। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज लाइव क्लास में आप सब रहिएगा, प्रयास करिएगा, आप लाइव क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि अब शाम की क्लास नहीं होगी, अब लाइव क्लास में ही मिला करेंगे हम। 1:40 से 3 के आसपास लगभग 1.25 घंटे की क्लास हमारी हुआ करेगी। हर 1.25 घंटे क्लास में हम आपको लाइव, हम उम्मीद करेंगे कि 150 लोग आसपास लाइव रहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। तो आपकी जिम्मेदारी कि आप लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दिया करें, तो जो रियल में पढ़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाया करें। बाकी तो बहुत सारी कहानी सुनाने के लिए हैं ही। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं दोपहर में 1:40 पे नए उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आज फिर इतना ही, जय हिंद।